Hello dear students, this is Pedya ma'am and in this video we are going to study applications of conductance measurement. Okay, so इसके पहले भी हमने ये conductance के applications देखे हैं, उसके अलावा और जो भी उसके applications है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसमें आता है determination of hydrolysis constant। तो क्या होता है हाइड्रोलिसिस, जब भी कोई सॉल्ट वीक एसिड या वीक बेस का अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो हमें एक्सेसिव हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, वही होता है हाइड्रोलिसिस। अब ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है और कितना हमने डाइल्यूशन किया है उस पर, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो हम मेजर करेंगे एक टर्म में जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो किस तरीके से मेजर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सॉल्ट ले लिया है जो कि सॉल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बना है एनिलीन से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इस तरीके से उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यह है रिएक्शन दी हुई, ठीक है। अब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन तो इनके ज़ीरो रहेंगे और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोल ले लिया। आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इसका 1 - H, इसका H और इसका H, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं डिग्री अल्फ़ा के डेरिवेशंस में, ठीक है। तो टोटल कंडक्टेंस किसकी वजह से होगा? टोटल कंडक्टेंस ये HCl की वजह से होगा और ये सॉल्ट की वजह से होगा, क्योंकि ये वीक बेस है तो इसका आयोनाइजेशन बहुत पुअर रहेगा, इसलिए इसकी वजह से कोई कंडक्टेंस नहीं मिलेगा हमें। तो टोटल कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, ये दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 1 - H लैम्डा सी एंड H प्लस H इंटू लैम्डा HCl। तो ये जो वैल्यूज़ है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो H का फार्मूला कैसे बना फिर, लैम्डा माइनस लैम्डा सी अपन लैम्डा HCl माइनस लैम्डा HC। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, जैसे ये लैम्डा है, ये 1 - H इंटू लैम्डा सी, तो ये क्या बना लैम्डा सी माइनस H लैम्डा सी प्लस H लैम्डा HCl, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये जो है लैम्डा सी वैल्यू, ये लैम्डा की तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा लैम्डा माइनस लैम्डा सी इक्वल टू, ये सारा इक्वेशन आ जाएगा माइनस लैम्डा HC। अब इसमें से H अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचा फिर, ये लैम्डा HCl, ठीक है, माइनस ये लैम्डा सी, ओके। तो ये इक्वेशन बना। अब H की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, H इज इक्वल टू ये बचा लैम्डा माइनस लैम्डा HC और ये जो टर्म है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको H का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है लैम्डा सी और लैम्डा HCl, ये हुए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके, लैम्डा सी हुआ अनहाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट का और लैम्डा HCl हुआ जो एसिड हमने वो सॉल्ट के साथ बनाया था, हाइड्रोलिसिस के बाद हमें जो HCl मिला उसका, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए जा सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ हमें आसानी से मिल जाएंगी और इस तरीके से हम H की वैल्यू दैट इज़ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो निकाल सकते हैं। अब ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की जो वैल्यू है उस पर से हम ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H वो हमें मिला और उस पर से हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दैट इज़ KH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये फार्मूला है जैसे आपने KA का भी फार्मूला देखा था पहले, ठीक है। वो क्या था फार्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, उसी तरीके से डिराइव किया हुआ ये फार्मूला है KH के लिए, KH इज इक्वल टू H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H। तो इस तरीके से जैसे आपने कॉन्स्टेंटली वीक एसिड और वीक बेस के लिए फाइंड आउट किया था, बस उसी तरीके से ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H के H जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके एप्लीकेशन है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो क्या होते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके पहले आपने टाइट्रेशन किए होंगे एक्सपेरिमेंटली। जैसे क्या करते हैं आप, टाइट्रेशन करते हैं तो ये एक ब्यूरेट होती है, ठीक है। ब्यूरेट में आप कोई केमिकल फिलअप करते हैं और साथ में एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें जिस केमिकल
कोई इसमें केमिकल डाला जाता है और इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर डाला जाएगा और जो भी कलर चेंज होगा वो आप नोट करेंगे और ब्यूरेट की रीडिंग नोट करेंगे और फार्मूला यूज़ करके आप उस जो भी कंपाउंड है वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो भी आप टाइट्रेशन कर रहे हैं उसका फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे बोलते हैं एनालाइट, ठीक है, जो हमारे लिए अननोन कॉन्सेंट्रेशन है वो। और जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का हम सॉल्यूशन लेते हैं वो होता है हमारा टाइट्रेंट, जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये दो केमिकल्स हमारे पास होंगे, एनालाइट और टाइट्रेंट, और उन दोनों को रिएक्ट करके हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यही है मेन हमारा एम, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसे हमने कोई एसिड ले लिया और कोई बेस ले लिया, ठीक है। अब ये एसिड और बेस अगर वीक है, दोनों के दोनों वीक, तो हम ये विजुअली उसका टाइट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्टोमेट्रिकली ये हमें इजीली उसका इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशंस इन विच इक्विवेलेंस पॉइंट इज located on the basis of conductance measurements are called conductometric titrations। ये हुई डेफिनेशन। किस पर से निकालेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट? उसका बेसिस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट, कंडक्टेंस मेजर करेंगे हम उसका, तो तब हमें जो क्रॉसिंग पे जो पॉइंट मिलेगा दैट इज़ द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो क्या होता है क्रॉसिंग, कैसे वो मिलते हैं देखते हैं हम। एक ये पूरे टाइट्रेशंस अलग अलग तरीके से। अभी एक बात नोट करनी है हमें, हम जो भी वहाँ पर कोनिकल फ्लास्क लेंगे इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइट्रेंट है उसकी वैल्यू, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 टाइम्स मोर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालाइट, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज ना हो जाए इसके लिए। तो कैसे होते हैं ये टाइट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट टाइट्रेशन हम लेंगे, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप नॉर्मली कर चुके हैं होंगे ये प्रैक्टिकल। जैसे हम कोनिकल फ्लास्क में HCl लेते हैं, उसमें फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालते हैं, ब्यूरेट में रखते हैं NaOH और फाइंड आउट करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन के करने के बाद हमारा जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, लाइट पिंक कलर हमें मिल जाता है, तो हम वहाँ पर टाइट्रेशन स्टॉप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। थोड़ी सी एक्सेस क्वांटिटी NaOH की हो जाने की वजह से लाइट पिंक कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये विजुअल टाइट्रेशन हुआ, हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डार्क पिंक कलर कर देते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। फिर वॉल्यूम नोट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू आ जाएगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ ना हो, इसलिए विदाउट मिस्टेक अगर हमें उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहाँ पर हुआ वो अगर फाइंड आउट करना है तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर द बेस्ट ऑप्शन, ओके। तो किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। तो जो HCl है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप जानते हैं, उसका आयोनाइजेशन होगा H+ पर प्लस Cl-, इस तरीके से। अब हमने ले लिया है HCl, ठीक है। अब HCl में जो भी कंडक्टेंस होगा उसका, ठीक है, स्टार्टिंग में सपोज ये है ग्राफ, ठीक है। तो हमने HCl ले लिया है, उसके आयंस हुए H+ और Cl-, ठीक है। तो ये H+ जो आयंस है उसकी वजह से और ये Cl- की भी वजह से कुछ हद तक हमें उसका कंडक्टेंस वैल्यू यहाँ पर सपोज स्टार्टिंग में मिल रही है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें डाल रहे हैं NaOH, हम NaOH ऐड करेंगे। NaOH ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो OH है और ये H+ है ये रिएक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये भी कंप्लीट डिसोसिएट होता है, इसके भी आयंस Na+ और OH- इस तरीके से बनेंगे। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो ये OH- और ये H+ रिएक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, OH के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे ये कंडक्टेंस जो है वो कम होता हुआ दिखेगा हमको, ठीक। ये कंप्लीट
इस तरीके से। अब ये H+ और Na+ क्या कर रही है, H+ जो है वो यहाँ के NaOH के जो Na+ है वो इस HCl में के H+ को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब ये जो Na+ है इसका कंडक्टेंस जितना H+ कंडक्ट करता है उससे कम है, ठीक है। इसलिए जितना पहले H+ कंडक्ट कर रहा था उससे उसकी जगह पर आ रहे अब Na+, अब वो धीरे धीरे कंडक्टेंस कम हो रहा है क्योंकि Na+ की कैपेसिटी जो है H+ से वो कम है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। एक सर्टेन पॉइंट यहाँ पर ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। हम फिर भी NaOH ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट पर जो H+ है जितना भी हमने उसका अमाउंट लिया है, वॉल्यूम लिया है उस HCl का, तो उसके सारे H+ इस NaOH के OH ने ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर H+ बचे ही नहीं। अब हम फिर से NaOH ऐड करते ही जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा ये कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि इनकी भी स्पीड जो है या फिर जो कंडक्टेंस कैरी करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमें इंक्रीज़ होता हुआ कंडक्टेंस दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। ये किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि OH- आयंस के नंबर्स बढ़ रहे हैं इसलिए। तो ये फिर हम लाइन जो है ये ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमें रीडिंग मिली हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें एक क्रॉसिंग पॉइंट मिलेगा, वही होगा हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब जहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ। जितना हमने HCl लिया था वो HCl कंप्लीट NaOH के साथ में रिएक्ट हुआ, ठीक है। तो ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ हम ये वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ कैसे है, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम ऑफ NaOH जो हम ऐड करते गए वो, और ये है कंडक्टेंस मेजर करते गए वो, ठीक है। तो जैसे हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जहाँ पर ये लाइन क्रॉस होते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नोट करेंगे, दैट इज़ आवर एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, और वो ही हम उसे इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। वैसे ही हम टाइट्रेशन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और वीक बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl का डिसोसिएशन हुआ H+ और Cl-, तो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर दिया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के OH- और ये H+ रिएक्ट होंगे, फॉर्म होगा H2O, ठीक है। और बचे क्या रहेंगे उसमें NH4+ आयंस, अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा, देखिए पहले क्या हो जाएगा, जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाल रहे हैं तो क्या होता जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड आयंस है अब आयनाइजेशन शुरू हुआ, उनका रिएक्शन शुरू हुई तो आयंस बनने शुरू हुए और OH- H+ के साथ रिएक्ट होने शुरू हुए। जितने भी पहले कॉन्सेंट्रेशन था वो H+ की क्वांटिटी की वजह से थे, तो अब वो कम होते जा रहे तो कॉन्सेंट्रेट ये कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। बाद में एक पॉइंट पे आके वो सारे H+ आयंस जो थे हमारे HCl वाले वो सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है उसमें, अब उसमें जो है NH4OH ये लिया था हमने, ठीक है, NH4OH। अब ये है वीक बेस है तो उसका डिसोसिएशन होगा ही नहीं, ठीक है, या फिर बहुत पुअर डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब जो भी आयंस है उनकी क्वांटिटी वहाँ पर अब सेम रहेगी, इसलिए कंडक्टेंस भी कंटिन्यूसली हमें एक ही स्ट्रेट लाइन में कंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। अब इन दो लाइंस को हमने इंटरसेक्शन होने तक ड्रॉ कर लिया, तो वो जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट वो हुआ हमारा इस रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वीक बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस।
तो वीक एसिड हमने ले लिया एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने NaOH। तो वीक एसिड है तो उसका जो कंडक्टेंस होगा, ठीक है, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि वो वीक एसिड है, आयनाइजेशन कम होता है। ठीक है, जैसे ही NaOH ऐड करते जाएंगे हम उसमें, तो क्या होता जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा तो फिर कंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अब एक सर्टेन पॉइंट पर आकर इस वीक एसिड के मतलब एसिटिक एसिड के H प्लस और हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज़ OH माइनस वो रिएक्ट होते जाएंगे। एक सर्टेन पॉइंट पर H प्लस की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में उस सॉल्यूशन में बचता क्या जाएगा, हम NaOH तो कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा OH आयंस मिलते जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, कंडक्टेंस उनका ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, ये फिर कंडक्टेंस एकदम स्टीप इंक्रीज दिखेगा हमको। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमने ले लिया वो हुआ इस रिएक्शन का एंड पॉइंट, दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन। जहाँ पर कंप्लीट होता है वो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और किस तरीके से अलग अलग टाइट्रेशन हो सकते हैं, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। ये अगर हम विजुअली करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कंडक्टोमेट्रिकली हम इसे कर सकते हैं। तो किस तरीके से ग्राफ आएगा इसका देखते हैं। तो ये है, स्टार्टिंग में हमने लिया वीक एसिड दैट इज़ एसिटिक एसिड, उसमें हम ऐड कर रहे हैं वीक बेस दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो शुरुआत में रिएक्शन शुरू हो जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आयंस बन रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन शुरू हो गई, आयंस बनना शुरू हो गए तो कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। अब सर्टन पॉइंट पे जाके एसिटिक एसिड के H प्लस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के OH माइनस ये कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे। अब H प्लस बचे नहीं। ठीक है, तो बचे क्या है, जो भी सॉल्यूशंस है उनकी मोबिलिटी बहुत कम है और जो वीक बेस है वो आयनाइज भी नहीं होता ज़्यादा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, वो फिर कंडक्टेंस उनका ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम ले लेंगे तो वो हो जाएगा इस रिएक्शन का एंड पॉइंट। ठीक है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन जहाँ पर कंप्लीट होती है वो पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से हम ये कंडक्टेंस मेजर करके वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन का भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या फिर न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, और वो पॉइंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइट्रेशन अगर हम मिक्सचर ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड और उनका टाइट्रेशन करें हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, विजुअली ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कर ही नहीं सकते, लेकिन कंडक्टोमेट्रिकली ये हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, हमने मिक्सचर ले लिया, पहले क्या लिया हमने, मिक्सचर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया HCl और वीक एसिड ले लिया हमने एसिटिक एसिड। इन दोनों को मिक्सचर कर दिया। ठीक है, मिक्स किया इनको। अब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं NaOH के साथ में। ठीक है, तो NaOH के साथ में रिएक्शन करने पर पहले तो क्या हो जाएगा, जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, दैट इज H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो ये HCl H प्लस और Cl माइनस जैसे आयंस फॉर्म होते हैं, तो ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो इसके आयंस इस तरीके से फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये H प्लस और ये H प्लस ये हुए कॉमन, तो यहाँ पर आएगा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो आयंस है इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन होती जाएगी रिवर्स। मतलब ये एसीटेट आयंस और ये H प्लस, ठीक है, तो ये फिर से रिएक्ट होंगे और बनाते जाएंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। जितने भी H प्लस आयंस है वो सिर्फ HCl के है। ठीक है, इसके हैं। ओके, ठीक है, तो जो भी H प्लस आयंस अवेलेबल है
उनके साथ OH माइनस आयंस कंबाइन होते जाएंगे और H2O बनता जाएगा। ठीक है, तो अवेलेबल किसके हैं? सिर्फ HCl के हैं, तो रिएक्ट होते जाएंगे और H2O बनता जाएगा। अब इनकी जो मोबिलिटी है या फिर जो कंडक्टेंस है वो कम है। ठीक है, तो उनकी वजह से कोई कंडक्टेंस वैल्यू पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो हम ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कंडक्टेंस हमें मिल रहा है वो इस वजह से है। ठीक है, HCl के H+ की वजह से। अब जब HCl के आयंस H+ आयंस ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद में ये एसिटिक एसिड के साथ में ये NaOH रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और H2O बनता जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से ग्राफ आता है उसका देखते हैं हम। ये मिलेगा हमें, तो ये पहले जो डिक्रीज़ है वो क्यों है? पहले HCl की वजह से इतना कंडक्टेंस था। ठीक है, अब धीरे धीरे H+ आयंस कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम NaOH ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सर्टेन पॉइंट पर HCl के सारे H+ हो गए, फिनिश, ख़त्म हो गए। ठीक है, H2O बन गया उनका। अब यहाँ पर जो भी कंडक्टेंस वैल्यू है वो किस वजह से बची रहेगी? वो रहेगी एसिटिक एसिड की वजह से। ठीक है, जो भी कंडक्टेंस है ये एसिटिक एसिड की वजह से है। अब एसिटिक एसिड अब रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उसका आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आयनाइजेशन हो रहा है तो इसलिए फिर से कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये एक सर्टेन लिमिट तक H+ आयंस उसके जो H+ है वो H+ आयंस उसके मिलेंगे हमें एसिटिक एसिड के। ठीक है, एसिटिक एसिड के H+ मिलेंगे हमें। अब धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएंगे, एक सर्टेन पॉइंट पर वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो NaOH है उसका आयनाइजेशन कंप्लीट होता रहेगा, जैसे जैसे हम ऐड करेंगे उसके OH माइनस मिलते रहेंगे हमको, और उसकी वजह से फिर कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये दो क्रॉस पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये जो पहला है वो किस वजह से है? HCl और NaOH की वजह से है, और ये दूसरा जो इंक्रीज दिख रहा है वो किस वजह से है? एसिटिक एसिड और NaOH के रिएक्शन की वजह से है। ठीक है, तो इनके जब इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगे वॉल्यूम के, V1 और V2। ओके, तो ये दो वैल्यूज़, तो पहली वैल्यू जो होगी वो तो डायरेक्टली HCl को करस्पॉन्ड करेगी। दूसरी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस तरीके से, V2 माइनस V1, जो करस्पॉन्ड करेंगे एसिटिक एसिड से। तो ये वैल्यूज़ फॉर्मूलीज में रख के हम आसानी से जो भी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी या जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें उसका निकालना है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मिक्सचर का टाइट्रेशन। अब देखेंगे हम ऐसे रिएक्शन जिनमें स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर देखिए KCl है, ये का सॉल्ट है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। सिल्वर नाइट्रेट भी कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। तो ये दोनों के आयंस कंबाइन होके हमें मिलेंगे ये पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा? इसकी प्रेसिपिटेट बनती जाएगी और नीचे सेटल डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें जो पहले हमने लिए सॉल्ट, ठीक है, KCl, K+ और Cl- वो सॉल्ट आयंस थे उसमें अब AgNO3 हम ऐड करते जाएंगे और AgCl बनता जाएगा। अब इसमें ये जो Ag है ये सेपरेट हो जाएगा और Cl के साथ रिएक्ट होगा, और बचे कौन से रहेंगे? आयंस, NO3 माइनस आयंस बचे रहेंगे। अब ये Cl- के और NO3 इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो नियर अबाउट इक्वल है। मोबिलिटी बोलेंगे या फिर उनका कंडक्टेंस कैपेसिटी बोलेंगे, वो दोनों की इक्वल है। अब ये रिप्लेस हो रहे तो कुछ भी कंडक्टेंस में फ़र्क
नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब जितना पहले था कंडक्टेंस, जो पहले कंडक्टेंस था वो किसकी वजह से था, इनोवेंस की वजह से था, Cl माइनस और K प्लस की वजह से। अब Cl माइनस को रिप्लेस कर रहा है NO3 प्लस, ठीक है। तो स्पीड में कोई डिफरेंस है ही नहीं, मोबिलिटी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए कंडक्टेंस क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पर ये कम्प्लीटली Cl माइनस ख़त्म हो गए, उसके बाद में फिर से हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जा रहे हैं। अब ये जैसे ऐड करते जा रहे हैं तो कंडक्टेंस बाद में इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएशन उसका हो रहा है इस तरीके से Ag प्लस और NO3 माइनस का, ठीक है। इस वजह से फिर बाद में कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये है टाइट्रेशन किसका, दो जो हमने लिए है KCl और AgNO3 इन दोनों के साथ का, ठीक है। इस टाइट्रेशन, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। जो दो कम्प्लीटली सोल्यूबल होने वाले हमने रिएक्टेंट्स लिए, उनमें से हमें एक रिएक्टेंट ऐसा मिला जो स्पैरिंगली सोल्यूबल है, तो उसके लिए हमने एंड पॉइंट फाइंड आउट किया उस रिएक्शन का, दैट इज़ द बाय कंडक्टोमेट्रिकली, ओके। तो ये हुए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और उनका एडवांटेजेस क्या है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करने के। तो सबसे पहले तो जो कलरफुल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनमें हम विजुअली अगर टाइट्रेशन करेंगे तो कलर चेंज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस बहुत यूज़फुल है, ठीक है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वीक एसिड की वजह से या फिर वीक बेस की वजह से बनने वाले, ठीक, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, वीक एसिड का हो, वीक बेस का हो, ये सारे हम कंडक्टोमेट्रिकली टाइट्रेट कर सकते हैं। अगर हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का भी हो, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी विजुअल टाइट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस, इन सारों के लिए हम टाइट्रेशन करेंगे कंडक्टोमेट्रिकली, ठीक है। तो और जो प्रिकॉशन है वो ज़्यादा लेने नहीं पड़ते हैं इसमें, ठीक, इस टाइट्रेशंस में, क्योंकि हमें ग्राफिकली उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विजुअल इंडिकेटर में pH रेंज अगर बहुत वाइड का हो, मतलब कलर डिफरेंस आप देख ही ना पाए ठीक से, तो रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं होता, तो उस पर भी ये एडवांटेजेस है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो हम टाइट्रेशन हमने देखे वीक एसिड और वीक बेस में, वो विजुअली तो हम कर भी नहीं सकते, इसके पहले भी मैंने बताया, लेकिन वो कंडक्टोमेट्रिकली हम कर सकते हैं, ना ही हम मिक्सचर्स लेके कोई विजुअल टाइट्रेशन कर सकते हैं, बल्कि कंडक्टोमेट्रिकली वो पॉसिबल है। तो ये सारे हो सकते हैं कंडक्टोमेट्रिकली। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के ओवर द जो भी हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये आपका यूनिट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम पहले पार्ट बी शुरू करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है पहले, ठीक है, बाद में पार्ट ए देखेंगे। So till then, take care and study well.